ओके, फिर से आप सबको नमस्कार। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर निधि जनक। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के RKCH MS भोपाल की। इनका आज का टॉपिक है एपिस्टैटिक्स और होम्योपैथी। सो डॉक्टर निधि जनक, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। डॉक्टर निधि हैं? डॉक्टर निधि, आपको अपने को अनम्यूट हाँ, कीजिए। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हेलो हाँ, ये डॉक्टर निधि। हाँ आ हाँ गया। डॉक्टर निधि, यस, यू आर विजिबल, यस। ओवर टू यू मैम। हाँ, आवाज आ रही है। अभी अब क्लियर, अभी बिल्कुल क्लियर आई। आवाज है। हाँ, आ गई। अब आप शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सर। स्क्रीन सबसे पहले IFPH के इस मंच पर मुझे मौका देने के लिए आप लोगों को, डॉक्टर साहनी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा विषय होगा आज का मेरा विषय है एपिस्टेक्सिस और उसका होम्योपैथी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। यदि इसके इंट्रोडक्शन के लिए हम जाते हैं तो एपिस्टेक्सिस नाक से खून निकलने की जो भी स्थिति होती है उसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, जो कि कोई एक बीमारी की तरह नहीं होती है, कोई डिसीज नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। केवल एक साइन और सिम्टम के रूप में जानी जाती है। चूंकि नेजल कैविटी की ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा थिन और फ्रेजाइल रहती है, जल्दी जिसको चोट लग जाती है, जरा सी भी चोट लगती है तो नाक से खून आने की स्थिति क्रिएट हो जाती है, जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। यदि हम बात करें कि किस किस को एपिस्टेक्सिस हो सकती है, किन व्यक्तियों को एपिस्टेक्सिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम में से हर किसी को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में कभी भी एपिस्टेक्सिस के चांसेस रहते हैं, और लगभग हम लोगों को कभी ना कभी एपिस्टेक्सिस हुआ ही होगा। वो बच्चे, फिर भी उन लोगों को यदि एक एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 2 से 10 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको एपिस्टेक्सिस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब मौसम सूखा ड्राई रहता है या उनको सर्दी हो जाती है या किसी तरीके की एलर्जिक ट्रबल्स रहती है, बच्चे नाक में उंगलियां डालें या कोई चीज ऐसी नाक में डाल लें जिसके कारण कि बच्चों को नाक से खून आने की तकलीफ हो सकती है। बड़े लोगों में की उम्र में देखें तो 45 से 80 इयर्स की ओल्ड पेशेंट जो रहते हैं, जिनमें ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर किसी तरीके की हिस्ट्री में है, उसको भी ज़्यादा चांसेस हैं एपिस्टेक्सिस के। जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं और प्रेशर ज़्यादा डालती हैं लाइनिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा पे, जिसके कारण ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग किसी तरीके की ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, एस्प्रिन वगैरह, उनको, या जिनको ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर रहता है, हीमोफीलिया या किसी तरीके की डिसीज रहती है, उन लोगों को। तो हमने बात की कि किन लोगों को एपिस्टेक्सिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण की नोज ब्लीड जल्दी जल्दी होता है। तो हॉट ड्राई इंडोर क्लाइमेट है, यदि रूम का टेम्परेचर आपका हॉट है और ड्राईनेस ज़्यादा है तो नेजल स्किन जो रहती है, जब इंस्पिरेशन हम करते हैं तो नेजल स्किन जो है उसमें क्रैक्स हो जाएंगे ड्राईनेस के कारण और ब्लीड कर जाएगी। या जब चेंज ऑफ वेदर हो रहा होता है तब हम ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एक्वेस्टम नहीं हो पाते हैं, तो भी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से एक और कंडीशन रहती है, जिन लोगों को डीएनएस की कंडीशन रहती है, डेविएटेड सेप्टम रहता है, उनको भी ब्लीडिंग चांस बढ़ जाता है। या बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो और एलर्जीज हो या नेजल इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो उनको ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो रहेंगी वो डायलेट हो जाएंगी और जल्दी इसमें इंजरी के चांस बढ़ेंगे। कुछ इरिटेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि यदि सिगरेट स्मोकिंग हम कर रहे हैं या हम सेकेंड हैंड स्मोकर्स हैं या हम किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया या कुछ केमिकल इरिटेंट्स रहते हैं, उसमें हम एक्सपोज करते हैं, तो भी हमको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस
जैसे किडनी फेल्योर हो जाए या प्लेटलेट काउंट कम हो रहा हो जिसके कारण की क्लॉटिंग टाइम बढ़ रहा हो या ब्लड प्रेशर हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, तो उन कंडीशंस में भी हमको ये कुछ फैक्टर्स जो रहते हैं ये भी हम एपिस्टेक्सिस के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से यदि अल्कोहल का कंजम्पशन हम करते हैं तो उससे भी इससे भी अल्कोहल क्या अल्कोहल इंटरफेयर यदि हम कर रहे हैं तो भी हमारा अल्कोहल क्या करता है, प्लेटलेट की एक्टिविटी को इंटरफेयर करता है और ज़्यादा क्लॉटिंग टाइम चाहिए रहता है जिसके कारण की एपिस्टेक्सिस जल्दी होने के चांसेस रहते हैं अल्कोहलिक्स में। कुछ दवाइयां जैसे हमने पहले बात की ब्लड थिनर्स यूज करते हैं तो भी एपिस्टेक्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ होम्योपैथी दवाइयां या डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं, जैसे कि यदि हम गार्लिक जिंजर ज़्यादा ले रहे हैं या विटामिन ई का सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं या जिनसिंग वगैरह ले रहे हैं तो उसके कारण भी हमको रिस्क फैक्टर रहता है बहुत ज़्यादा एपिस्टेक्सिस का। यदि हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि होता क्या है, क्यों न्यूज ब्लीड करती है, तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ या ट्रॉमा हुआ तो क्रस्ट का डेवलपमेंट होगा और क्रस्ट को निकालने के लिए जब नेजल पिकिंग की जाएगी तो नोज ब्लीड कर जाएगी, वहां रप्चर होगा ब्लड वेसल्स और रप्चर के कारण जाएगी। या एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ, फॉरेन बॉडी गई, राइनाइटिस साइनाइटिस की कंडीशन हुई, उसने प्रेशर बढ़ाया वेसल्स पे और वो नेजल म्यूकोसा की लाइनिंग टियर कर गई जिसके कारण की नेजल ब्लीडिंग हो जाती है। फिर हम बात करें कि कहाँ से नेजल ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा नेजल ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं हमको लिटिल्स एरिया से और वुडवर्ड्स प्लेक्सस से चांसेस रहते हैं। लिटिल्स एरिया जो रहता है, टोटल एपिस्टेक्सिस दो तरीके से सबसे ज़्यादा जगह से देखी जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। जो एपिस्टेक्सिस हमारी लिटिल चैम्बर से होगी उसको हम एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं, जहाँ पे 5 आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होता है और ये 90% कॉज होती है एपिस्टेक्सिस के लिए। जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस ब्रांचेस ऑफ स्फेनोपेलेटाइन आर्टरीज के कारण होती है जिसमें 10% कॉज रहता है ये एपिस्टेक्सिस का। यदि दोनों में अंतर देखते हैं हम तो एपिस्टेक्सिस एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जो रहती है यूजुअली बच्चों में होती है, जो कि क्या होती है जल्दी हम उसको कंट्रोल कर ले जाते हैं, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस ओल्ड एज वाले लोगों में ज्यादा होती है जिसको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पोस्टीरियर ब्लीडिंग है तो वो मुंह से और पेट पे ब्लड चला जाता है। यदि हम इसकी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एपिस्टेक्सिस को टाइप करते हैं तो रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, कांस्टेंट एपिस्टेक्सिस। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस में क्या होता है, जल्दी जल्दी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ब्लीडिंग होती है जो कि जनरली सीजनल वेरिएशन के कारण या सीजन में दिखती है। कांस्टेंट एपिस्टेक्सिस एक बार ब्लीड करेगा और लंबे समय तक चलता है, जनरली ये 45 टू 50 मिनट्स के आसपास की यदि ब्लीडिंग है तो उसको कांस्टेंट एपिस्टेक्सिस देंगे। सडन एपिस्टेक्सिस, बच्चा या बड़ा कोई भी बैठा हुआ है, चाहे वो खेल रहा हो चाहे सो रहा हो, उसको अचानक से नाक से खून आने लगे, सडन एपिस्टेक्सिस। क्रोनिक एपिस्टेक्सिस वो कंडीशन होती है जब उसको बार बार ये कंडीशन ऑन ऑफ आ रही है तो क्रोनिक एपिस्टेक्सिस के लिए लेते हैं हम, जिसमें कि लिवर या किडनी की डिसीज या वेस्कुलर मल्फॉर्मेशन या कोई लंबे समय से दवाई की हिस्ट्री हमको मिल सकती है। हैवी एपिस्टेक्सिस, हैवी ब्लीडिंग हम उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है जिसके लिए हमको उसको तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमने बात की कि एपिस्टेक्सिस जनरली एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जो है वो सबसे कॉमन है, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस लेस कॉमन है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की वजह रहती है किसी तरीके की ट्रॉमा या नेजल पिकिंग, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में जनरली हाइपरटेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस लिटिल प्लेक्सस से होता है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस वुडवर्ड्स प्लेक्सस से होता है। ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस चिल्ड्रंस में या एडोलेसेंट्स में, जबकि वुडवर्ड्स प्लेक्सस से होने वाला पोस्टीरियर ब्लीडिंग जो है वो एल्डरली पर्सन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। यदि किसी का नाक से अचानक खून निकलने लगे तो हम इसके मैनेजमेंट को क्या करेंगे। पेशेंट तुरंत तो हॉस्पिटल आता नहीं है क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सी साइन सिम्टम होता है नाक से खून आना, तो हम उस व्यक्ति को बताते हैं कि मुंह से सांस लो। सबसे पहले तो पैनिक नहीं हो, घबराओ नहीं, मुंह से सांस लो, एक गीले
वॉश साफ कपड़े को अपने नाक के पास रखो ताकि ब्लड अमाउंट अपने को पता चल सके। दूसरा, अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर को पास मिला के सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज पर रखो। सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज पे जब हम रखते हैं तब उसको क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स का और क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा हम एक आइस पैक भी लगा सकते हैं नोज ब्रिज पे ताकि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो और आराम लग जाए उसको। कुछ जिन लोगों को बार बार नोज ब्लीड रहता है उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए ताकि नोज ब्लीड नहीं हो सके। तो जिनको ड्राइनेस के कारण होता है उसको नेजल स्प्रे यूज करना चाहिए। ये जो ओवर काउंटर में मिलते हैं नेजल स्प्रे, डिस्टिल वाटर वगैरह मिलते हैं, उनको नेजल स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं। यदि रूम का टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है तो ह्यूमिडिफायर का यूज करना चाहिए मॉइस्चर एयर करने के लिए। कुछ जेल या ऑइंटमेंट का यूज किया जा सकता है नाक के अंदर की लाइनिंग को मॉइस्ट रखने के लिए। यदि आप किसी की आदत है बहुत जोर से फोर्सफुली ब्लो करने की, नेजल ब्लोइंग की, तो उसको अवॉइड करना है। व्यक्ति को बताना है कि स्नीज करते समय मुंह खोल के स्नीज करे। कोई भी चीज नाक में डालने की जो आदत होती है, चाहे वो फिंगर हो या किसी भी चीज को डालने की आदत है, उसको मना करना है। बहुत हद तक जहां तक हम मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं, चाहे दर्द की दवाई हो चाहे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमको विटामिन के और विटामिन सी का सप्लीमेंट्स अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ऐसी सब्जियों को, ऐसे फलों को खाना चाहिए जो कि विटामिन के और विटामिन सी के रिच हों ताकि ब्लड क्लॉटिंग हमारी जल्दी हो सके। एपर साइडर विनेगर एक चीज होती है जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टॉप होगी। यदि किसी पर्सन का नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको तुरंत एक कॉटन बॉल में लेकर के इस विनेगर को उसकी नाक के पास अफेक्टेड एरिया में रख दें। 5 से 10 मिनट के अंदर उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसी तरीके से सलाइन वाटर भी होता है। सलाइन वाटर को स्प्रे करना चाहिए ताकि ड्राइनेस नहीं हो। जब ड्राइनेस नहीं होगी तो अपने आप ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये कुछ वजह होती हैं जिसके कारण की नोज ब्लीड होती है। हम उस नोज ब्लीड को कैसे रोक सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे नोज ब्लीड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इस पे हमने अभी बात की। अब चूंकि नोज ब्लीड एक कॉमन समस्या है, हर किसी को हर कभी कहीं पे भी हो जाती है, तो हमको कब चिंता करना चाहिए? तो यदि नोज ब्लीड हमारी प्राइमरी मेजर्स के बाद, फर्स्ट एड के बाद 5 7 10 मिनट के अंदर रुक जाता है तो हमको कोई चिंता की बात नहीं होती यूजुअली, क्योंकि वो एंटीरियर प्लेक्सस से लिटिल एरिया से होती है और ठीक हो जाती है। पर यदि हमारे फर्स्ट एड मेजर्स के बाद भी वो ब्लीडिंग 20 मिनट तक कंटिन्यू रहती है तो हमको चिंता करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हाइपरटेंशन हो सकता है, शॉक हो सकता है, एनीमिया हो सकता है या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? हम किसी को यदि सिखाएंगे कि कब आपको डॉक्टर की जरूरत है, तो यदि आपको बहुत जल्दी जल्दी एपिस्टेक्सिस हो रहा हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं, या आपको एनीमिया के सिम्टम हो, या आपको ब्लीडिंग के साथ वीकनेस हो, आप बेहोश हो जाएं, टायर्ड हो जाएं, सांस लेने में दिक्कत हो, छोटे 2 साल से छोटा बच्चा जिसकी नाक ब्लीड कर रही हो, एस्प्रिन वगैरह की टैबलेट खा रहे हों जिसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही हो, या कोई नई मेडिसिन स्टार्ट की है जिसके बाद आपका एपिस्टेक्सिस चालू हुआ हो, या एपिस्टेक्सिस के साथ हमको कहीं पर ब्रूशिंग ऑल ओवर द बॉडी नजर आए, तो हमको एपिस्टेक्सिस के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है होम्योपैथी वालों के पास या कहीं पर भी, तो हमको पेशेंट से क्या क्या पूछना है? हमको पूछना है कैसे शुरू हुआ, मोड ऑफ ऑनसेट, कितनी देर के लिए होती है ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब होती है, या अमाउंट कितना आता है, किस जगह से होता है, क्या इसके पहले भी नेजल ब्लीडिंग हुई है, नेजल ट्रॉमा, कोई नाक में चोट तो नहीं लगी है, किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज हुआ है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, हेपेटिक डिसीज या फैमिली हिस्ट्री, ब्लीडिंग टाइम, या कोई एंटीकोगुलेंट्स एस्प्रिन वगैरह की दवाई की हिस्ट्री है क्या। तो ये सब हमको पेशेंट से पूछना है। पेशेंट हमारे पास क्या सिम्टम लेके आएगा? पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आएगा कि ब्लीडिंग उसको हो रही है, जो कि माइल्ड भी हो सकती है, कुछ ड्रॉप्स भी हो सकती है, या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, सिंगल या दोनों नॉस्ट्रल से हो सकती है, पेन इन कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज का सेंसेशन हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है,
ब्लीडिंग कुछ अलग एरिया से भी हो सकती है, कुछ ब्रूशिंग के सिम्टम हो सकते हैं कि पेशेंट ले रहा है और जल्दी जल्दी उसको नीज ब्लीड हो रहा है, पर कहीं की बीमारी, कहीं की ब्रूशिंग उसको जो है वो हील नहीं हो पा रही है, या वोमिट करे या कफ निकाले तो उसके साथ ब्लीड हो सकता है। साथ में स्ट्रेस लाइक सिम्टम मिल सकते हैं, एंजाइटी, टेंशन, ग्रीफ, वरी, ये सब सिम्टम मिल सकते हैं जिनको हमको इम्पोर्टेंट स्पेस देना है अपने केस टेकिंग के दौरान। अब बात हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने करते हैं, अपने विषय पर आते हैं कि होम्योपैथी हमारी किस तरीके से हेल्प करती है एपिस्टेक्सिस को लेकर। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स नहीं बोल पाऊंगी। होम्योपैथी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के पहले हमको पूरी इंडिविजुअलिटी को लेना पड़ता है। हम पूरी केस टेकिंग करेंगे, सिम्टम्स जो प्रेजेंट हैं उनके, पर्सनालिटी पे, एनवायरनमेंट पे, बैकग्राउंड पे, फैमिली डिस्पोजिशन पे, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम पे, कोई इमोशनल फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है, एंजाइटी, वरी, फियर, उन सब को लेकर के हम टोटलिटी तैयार करेंगे और फिर उसके बाद अपनी मेडिसिन को देते हैं। जो कोई भी मेडिसिन हमारी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज पे काम करेंगी वो सारी की सारी हमको रिजल्ट देगी। एपिस्टेक्सिस जो होती है वो मियाज्म कवर करती है, ट्यूबरकुलर मियाज्म को कवर करेगी। कुछ मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रखती है एपिस्टेक्सिस के लिए हमारे पास, सबसे पहले नाम हमारा ध्यान आता है आर्निका। यदि पेशेंट हमारे पास हिस्ट्री लेकर आता है कि गिरने की हिस्ट्री है, चेहरा धोने के बाद या खांसने के बाद या ओवर एक्सर्शन के बाद उसको ब्लीड कर रहा है, तो आर्निका इज द बेस्ट मेडिसिन। और उसके बाद उसको बर्निंग का सेंसेशन रहेगा तो हम आर्निका के लिए सोचेंगे। यदि आर्सेनिक पेशेंट यदि होगा तो पहले उसको नाराजगी होगी, फिट ऑफ एंगर आएगा, उसके बाद उसको नोजिया और वोमिटिंग होगी और फिर पैसिव हेमरेज चालू हो जाता है। आर्सेनिक के लिए जाएंगे हम। बेलाडोना जो पेशेंट होगा उसमें नोज ब्लीड छोटे बच्चों में होती है, जनरली बुखार आता है और छोटे बच्चों को रात को सोते सोते ही नेजल ब्लीडिंग हो जाती है, सुबह उठने के साथ हो जाती है, जिसमें चेहरा बिल्कुल लाल रहेगा, उसका जो बेलाडोना का रेड मार्क सिम्टम रहता है वो उसमें मिलता है हमको। जो एल्डरली पर्सन रहते हैं, जो छींकते हैं, स्नीज करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्नीजिंग उनको हो जाती है, उसके साथ यदि उनको नेजल ब्लीडिंग हो जाए तो कार्बोवेज, जिसमें कि वो छींकते छींकते बहुत ज्यादा फटीग महसूस करने लगे, थकान महसूस करने लगे और उनको कोल्ड एयर चाहिए और पास से हवा यदि चाहिए तो उसमें कार्बोवेज हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन आती है। उन बच्चों को जिनमें वर्म्स की ट्रबल रहती है और उनको हमेशा नाक में उंगली डालने की या नाक पिक करने की आदत रहेगी, तो वो उसके कारण नेजल म्यूकोसा डैमेज होगी और सिना उसकी मेडिसिन होती है। फेरमफॉस वहां पर रिकमेंड होती है जहां पर पेशेंट का फेस हम देखते हैं पेल, फ्लश्ड और वीकनेस और फीवरिश पेशेंट रहता है, क्योंकि ये एनीमिक पेशेंट है इसलिए। इसके साथ हेमामिलिस मेडिसिन भी होती है जिसमें फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड होता है, पर हमको हेमामिलिस में हमेशा कहीं ना कहीं लेग्स में ये जरूर वेरिकोज वेन मिलता है। ब्यूफो में एपिस्टेक्सिस के साथ फ्लश्ड फेस मिलेगा और ऐसा सेंसेशन पेशेंट कहेगा जैसे उसके सिर के ऊपर से हॉट पेपर, गरम धुआं निकल रहा है, गरम वेपर निकल रहा है, भाप सी निकल रही है। चूंकि ब्यूफो का मेंटल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मास्टरबेशन का, इसलिए पेशेंट हमेशा सॉलिट्यूड में रहना चाहता है और अपने जेनाइटल्स को होल्ड करके रखता है। ब्राइनिया पेशेंट विकेरियस मेंस्ट्रुएशन मिलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, चेंज ऑफ हार्मोन्स के कारण एपिस्टेक्सिस, लाइनिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा जो रहती है वो रप्चर कर जाती है, एपिस्टेक्सिस हो जाता है। और साथ में थर्स्ट वाला जो सिम्टम है कि ब्राइनिया पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पीने की इच्छा होगी, लॉन्ग इंटरवल में होती है और उसको लेटने पर आराम है, एग्रावेशन बाय मोशन है, ये हमको देखने को मिलता है। कैलकेरिया काफ जो पेशेंट रहेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिलेगा, फेयर फेटिक फ्लेबी पर्सन मिलता है जिसको हर मौसम चेंज के साथ उसको सर्दी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और नेजल पॉलिप रहेगा। कैम्फर जो पेशेंट होगा उसमें गूस फ्लैश की स्किन मिलती है, उसके सारे रोंगटे खड़े हुए मिलेंगे एपिस्टेक्सिस के साथ और छूने पर वो ठंडा रहेगा, पर फिर भी वो कवरिंग नहीं चाहता है कैम्फर का पेशेंट। जो कार्बोवेज का पेशेंट रहता है उसको बार बार अटैक होने के कारण उसका फेस पेल हो जाएगा, ठंड लगेगी और उसको फिर भी पंखा चाहिए पास से। कार्बोवेज का जो मेन सिम्टम है यूजुअली एल्डरली पर्सन में होता है, हमने पहले भी बात की थी इसकी।
इसके बाद मेन मेडिसिन है कोरेलियम, जिसमें कि पेशेंट को स्मोक अनियन की स्मेल आती है, और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के केस में कोरेलियम यूजुअली यूज होती है। क्रोकस सटाइवा एक और इम्पोर्टेंट दवाई है, जिसमें क्रोकस बनती है केसर से बनती है। तो वैसे ही एपिस्टेक्सिस जो इसका होता है, उसमें भी जो ब्लीडिंग की क्वालिटी रहती है वो डार्क स्ट्रिंजी क्लॉटेड स्ट्रिंग्स निकलता है, जो कि नाक से लटकता हुआ रहेगा और पेशेंट फीलिंग देता है कि कुछ जिंदा चीज, अलाइव चीज, समथिंग इज मूविंग ऑन एब्डोमेन। क्रोकस में एक इम्पोर्टेंट सिम्टम हमको मिलता है कि कहीं ना कहीं पूरे शरीर की सिंगल मसल में उसको स्पास्मोटिक ट्विचिंग मिलती है। फड़कन का सिम्टम पेशेंट देगा, चाहे वो कहीं का भी देगा। क्रोटन हॉरिडस में पेशेंट को सिफिलिस के बाद में एपिस्टेक्सिस होगी, जिसमें ब्लैक ब्लड की डिस्चार्ज होता है। डिप्थेरिनम में डिप्थीरिया के साथ एपिस्टेक्सिस होती है। इरिचेटिस एपिस्टेक्सिस जो होती है उसका ब्राइट रेड कलर होता है। फेरममेट में एनीमिया के साथ बॉगी एनीमिक पर्सन होता है, जिसके साथ फॉल्स प्लेथोरा होगा और ब्लीडिंग होगी। फेरमफॉस में ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, जबकि फेरमपिक्रिक में हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट मिलेगी हमको, और मैच्योरेशन एट नाइट प्रोफ्यूज मिलता है, और उसके साथ एपिस्टेक्सिस के पेशेंट मिलेंगे। मतलब प्रोस्टेट यदि बढ़ा हुआ है और हमको मैच्योरेशन के सिम्टम मिल रहे हैं और साथ में एपिस्टेक्सिस है, तो हम फेरमपिक्रिक के लिए बात करते हैं। कुछ टाइम मोडेलिटीज के अकॉर्डिंग भी पेशेंट हमको बताता है कि हम यदि स्पेसिफिक बता दे तो हमको बहुत इजी होता है मेडिसिन सिलेक्शन के लिए। यदि पेशेंट को 6 से 7 बजे सुबह के आसपास जनरली एपिस्टेक्सिस हो तो हम चाइना, सुबह 8 बजे ब्राइनिया, 9 बजे कालिकार, 10 से 12 बजे कार्बोवेज, 3 बजे दोपहर में सल्फर, 4 बजे लाइको, 6 बजे कॉफिया, 10 बजे ग्राफाइटिस। ये हमारा मेन टाइम मोडेलिटीज के अकॉर्डिंग मेनली चलता है। यदि हमको मिल जाए तो हमें बहुत इजी गोइंग काम हो जाता हमारा। अब हम चर्चा करेंगे कुछ रिपर्टरीज के रूब्रिक के बारे में। वैसे तो बहुत सारे रूब्रिक्स दिए हुए हैं, पर हम कुछ रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। यदि नेजल ब्लीडिंग राइट साइड की होती है तो हमारी मेन मेडिसिन होती है अमोनियम कार, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया का, सिक्यूटाकोनियम, गैम्बोजा, इंडिगो, कालिक पाइक्रोम, कालिकार, मैग्नीशिया का, सासापारिल्ला और वेरेट्रम, जिसमें वेरेट्रम हमारी सबसे मेन मेडिसिन होती है। यदि राइट साइड में नॉस्ट्रल से रात के समय ब्लीडिंग है तो अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस वेरेट्रम मेन मेडिसिन है। यदि ब्लीडिंग राइट साइड से शुरू हुई है और फिर लेफ्ट साइड में होने चालू हो गई है तो कोका और कोरेलियम रूब्रम होती है। इसी तरीके से यदि लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो अमोनियम कार, अमोनियम म्यून, बैप्टिशिया, बर्बेरिस, कॉस्टिकम, डायस्कोरिया, डल्कामारा, फेरम, कालीनाइट्रिकम, रोडोडेंड्रॉन, सारसापेरिला, टेरेक्सकम, टेरेंटुला मेन मेडिसिन है। यदि लेफ्ट से ब्लीडिंग शुरू होकर राइट में फिर स्टार्ट हो तो हेमामिलिस, जैसा कि हमने देखा राइट से शुरू होकर लेफ्ट में होती है तो कोका और कोरेलियम है, जबकि लेफ्ट से शुरू होकर यदि राइट में जाती है तो हेमामिलिस मेन मेडिसिन है हमारी। पेशेंट यदि बोले कि उसको बार बार ब्लीडिंग होती है नहाने के बाद, मैक्सिमम टाइम ऑफ एपिस्टेक्सिस जो है वो बाथिंग आफ्टर है, कैलकेरिया साल्ट मेन मेडिसिन है। सुबह बिस्तर पे जैसे ही पेशेंट सो के उठा और उसको ब्लीडिंग की कंप्लेन यदि है तो एलोस, एम्ब्रोशिया, बेरेटाका, बोविस्टा, कैप्सिकम, कार्बोवेज। जैसे ही उसने आंख खोली और फिर ब्लीडिंग हुई, अमोनियम कार्ब, बेलाडोना, ब्राइनिया, मैग्नीशिया कार्ब, स्टेनम। राइजिंग आफ्टर अगेरिकस, बर्बेरिस, ब्राइनिया, चाइना, कॉफिया, फेरम, सीपिया, स्टेनम एंड थूजा, जिसमें ब्राइनिया और चाइना सबसे मेन फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। स्टूपिंग ऑन में फेरमेट। इसी तरीके से कुछ रिपर्टरीज में कुछ रूब्रिक दिए हुए हैं अकम्पनीड बाय, किसके बाद होता है अकम्पनीड बाय कोराइजा। यदि है कोराइजा पहले हो उसके बाद एपिस्टेक्सिस हो तो एंटिटार्ड, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्राइनिया, ग्राफाइटिस, इपिका, कालीबाइक्रोम, क्रियोजोट, नाइट्रिक एसिड, नक्स, पल्स और सल्फर। यदि यही चीज कफ के बाद हो एकोनाइट, एग्नस, आर्निका, बेल, ब्राइनिया, कैप्सिकम, कार्बोएनामिलेज, कार्बोवेज, सिना, कोरेलियम रूब्रम, क्यूप्रम, ड्रोसेरा, डल्कामारा, फेरम, फेरम आयोड, फेरम फॉस, हायोसेमस, इंडिगो, कालीबाइक्रोम, कालिकार, लीडम, मर्कसोल, सल्फर, पल्सिटिला, ये मेन मेडिसिन होती है।
यदि कफ हो रहा है उसको और उसके बाद एपिस्टेक्सिस हो रही है और ये कंडीशन रात के समय हो रही है तो मेन मेडिसिन होती है नेट्रोम्योर। यदि गूस फ्लैश के बाद एकम्पनीड हो रहा है तो कैम्फर, हेमरॉइड्स के साथ एकम्पनीड है तो कार्बोवेज, हेमामिलिस इंसिपिया। किसी तरीके की इमेजिनरी ऑर्डर पेशेंट बताता है उसके बाद यदि है तो कालीसल्फ इम्पल्स, ड्राइनेस ऑफ नोज है फिर उसके बाद ब्लीडिंग है फॉस्फोरस, रूट ऑफ नोज में यदि पेन है, प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन है तो हेमामिलिस एंड रूटा। यदि पहले चक्कर आए और उसके बाद एपिस्टेक्सिस हो तो एंटीम्प्रूट, बेलाडोना, बोरेक्स, बोविस्टा, ब्रोमियम, ब्रायनिया, कार्बोएनामिलिस, लेकेसिस, सिकेल एंड सल्फ एंड वाइपेरा। जनरल वीकनेस के बाद यदि हो कार्बोवेज, चाइना, सिना, फेरम, हेमामिलिस, सेलेनियम एंड वेरेट्रम। चेस्ट कंप्लेंट्स यदि हो उसके बाद हो तो हेमामिलिस एंड नाइट्रिक एसिड। फेस कंजेशन के बाद यदि हो तो बेलाडोना इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, ब्यूफो, कैक्टस, कॉफिया, एरिजियन, मेलिलोटस एंड नक्स। यदि पेल फेस हो उसके बाद हो कार्बोवेज, चाइना, फेरम, इपिका, पल्स। हेड कंस्ट्रक्शन के साथ, हार्ट कंस्ट्रक्शन के साथ हो कैक्टस, फीमेल कंप्लेंट्स के साथ हो यूट्रस, वेरिकोज वेन हो साथ में तो हेमामिलिस। कुछ मेडिसिन हम डिसाइड करने से पहले ब्लड टाइप ऑफ ब्लड रीडिंग पे देखते हैं, क्योंकि हम पेशेंट से पूछते हैं कि किस तरीके का आपका डिस्चार्ज हो रहा है। तो रूब्रिक्स दिए हुए हैं हमारे, यदि ब्लैक स्ट्रिंजी ब्लड हो रहा होगा तो प्रोकस मेन मेडिसिन होती है। सेकेंड मेन मेडिसिन प्रोटन हॉरिडस एंड मर्क्सोल है। ब्राइट कलर की ब्लीडिंग यदि है तो एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायनिया, कार्बोवेज, पैराम्फॉस, मिलीपोलियम और ट्रिलियम है। कोगुलेटेड ब्लीडिंग बताता है पेशेंट तो चाइना, नेट्रमसल, नक्सवोमिका। यदि डार्क फ्लूइड ब्लीडिंग बोलता है तो आर्निका, हेमामिलिस, लेकेसिस, म्यूरेटिक एसिड एंड सिकलकर। नॉन कोगुलेबल पैसिव प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बोलता है तो ब्रायनिया, कार्बोवेज, प्रोटॉन, थैलेस्पियन, ट्रिलियम हमारी मेन मेडिसिन होती है। इसी तरीके से जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक्स में यदि नेजल ब्लीडिंग पेशेंट हिस्ट्री में देता है कि वो अल्कोहलिक लेता है तो हमारी मेन मेडिसिन आएगी कार्बोवेज, हायोसाइमस, लेकेसिस एंड नक्स, जिसको हम बाद में टोटलिटी के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन में जाते हैं। यदि नाक ब्लो करते समय, नेजल ब्लोइंग के समय राइट साइड ऑफ नॉस्ट्रिल से ब्लीड करता है तो अजिंटम नाइट्रिकम, लेफ्ट साइड से ब्लीड करता है तो अमोनियम कार, पेप्टिशिया, काली नाइट्रिकम, सारसापेरिल्ला, जिसमें सारसापेरिल्ला सबसे मेन ग्रेड मिला हुआ है। मॉर्निंग के समय यदि ब्लीडिंग होती है नेजल ब्लो के तो एगेरिकस, आर्निका, बोरेक्स, बोविस्टा, कॉस्टिकम, कालीसल्फ, लेकेसिस, नेट्रमकार, नाइट्रिक एसिड, पल्स, सल्फ और थूजा। यदि यही ब्लोइंग इवनिंग के समय है और ब्लीडिंग हो तो बोरेक्स, ग्राफाइटिस और सीपिया। यदि ब्लोइंग नाइट के समय हो और एपिस्टेक्सिस हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ग्राफाइटिस, नाइट्रिक एसिड हमारी दवाइयाँ हो सकती हैं। पेशेंट बोले कि नाक में उंगली डालने के बाद उसको ब्लीडिंग होती है तो फेरामेट, लेकेसिस, साइलिशिया। बच्चों में यदि एपिस्टेक्सिस देखने को मिलती है तो हमारी मतलब मेडिसिन जो उसके बारे में हम सोचते हैं यूजुअली वो होगी एब्रोटेनम, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्प, चाइना सल्फ, क्रोकस, फेरम, फेरमफॉस, फेरम पिक्रिक, हेमामिलिस, मर्क्सोल, नेट्रोम्योर, फॉस्फोरस, साइलिशियन। स्ट्रोफिलस चाइल्ड है तो कैलकेरिया कार्प और साइलिशिया के लिए हम जाएंगे। यदि चिल के समय है उसको तो बेलाडोना, ब्रायनिया, कैलकेरिया कार्प, क्रियोजोट, पल्स एंड रस्टॉक्स। चिल के बाद है, ठंड के बाद है यूपेटोरियम, हिपर। मेनोपॉज एज में है अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, ब्रायनिया, लेकेसिस, नक्स, पल्स, सीपिया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर। कॉफी पीने के बाद उसको बार बार ऐसा होता हो, नक्स। कन्वर्जेंस के समय है कॉस्टिकम। रो रहा है बच्चा उसके बाद यदि है या बड़ा कोई भी व्यक्ति तो नाइट्रिक एसिड। सप्रेस डायरिया हो गया हो तो एब्रोटिनम। डिनर के समय यदि इसको एपिस्टेक्सिस की कंप्लेंट बार बार हो, कालीबाइक्रोम एंड स्पॉन्जिया। डिनर के बाद यदि हो तो अमोनियम कार्ब एंड अर्जेंटम मेटालिकम, जिंकम। साथ में एपिस्टेक्सिस के साथ में यदि पेशेंट बोले कि उसकी कान से आवाज आती है, ईयर नॉइज है तो बेलाडोना, चाइना, ग्राफाइटिस एंड नक्स। किसी तरीके के इमोशंस के कारण यदि नेजल ब्लीडिंग होती है तो कार्बोवेज। एक्सर्शन से होती है तो आर्निका, कार्बोवेज, क्रोकस एंड रेस्टॉक्स। मुंह से
एक्सपेक्टोरेट करते समय यदि उसको ब्लीड करता है तो ड्रोसेरा। ड्यूरिंग फीवर है ब्राइनिया, सीवी, इरिजियन, फेरमफॉस, हेमामिलिस, मेलिलोटस, एसिडफॉस, पायरोजेन, प्रेस्टॉक्स एंड थूजा। यदि टाइफाइड फीवर के समय उसको ब्लीड करे तो आर्निका, आर्सेनिक, बैक्टीरिया, ब्राइनिया, कार्बोवेट, चिन्नम सल्फ, जिसमें चिन्नम सल्फ सबसे मेन मेडिसिन होती है, क्रोटम हॉरिडस, जेल्सीमियम, कालीफॉस, लेकेसिस, एसिडफॉस, रस्टॉक्स। यदि वर्टिगो को फॉलो करता है, यदि इसके बाद फॉलोड बाय वर्टिगो, पहले वर्टिगो हो उसके बाद एपिस्टेक्सिस हो तो कार्बोवेज। बार बार उसको हैबिचुअल एपिस्टेक्सिस की कंप्लेंट पेशेंट हो तो नेट्रम कार्ब, सैलिशिया। ड्यूरिंग हेडेक है तो मेन मेडिसिन होती है हमारी अगेरिकस, एल्यूमिना, अमोनियम कार्ब, एम्ब्राग्रेशिया, असफेटिडा, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैडमियम सल्फ, कार्बोएनामिलिस, कैमोमिला, चाइना एंड सिनावेरिस, डिजिटेलिस, बेल्कामारा, फेरम, फेरमफॉस, क्रियोजोट, लेकेसिस, मैग्नीशिया कार्ब, मेलिलोटस, नक्स, रस्टॉक्स, ट्यूबेक्लिन। यदि हेडेक के बाद हो रहा हो तो अमोनियम कार्ब, एटम्प्रोट, बेलाडोना, कार्बोएनामिलिस, क्रोकस, लेकेसिस, मेलिलोटस, सेबिना, सीपिया। ये हमारी कुछ दवाइयां निकल कर आती है जिसमें हमको फिर टोटलिटी के आधार पे दवाई सिलेक्ट करते हैं। यदि हॉट फ्लशेस के बाद हो फेरम और ग्रेफाइटिस, पेशेंट बोले कि उसको ऐसा लगता है कि वो हीटेड हो गया, बहुत ज्यादा हीटेड है तो थूजा एंड थायराइडिनम। हेमेप्टाइटिस के साथ हो तो हेमामिलिस। सप्रेस्ड हेमरॉइड्स के साथ बाद हो रहा हो उसको सप्रेशन के बाद तो नक्स एंड सल्फर। यदि हेमरॉइड्स के साथ एपिस्टेक्सिस है उसको सीपिया और सल्फर, जिसमें सीपिया मेन ग्रेड मेडिसिन है। यदि एपिस्टेक्सिस हॉट वेदर में होता है तो क्रोकस मेन मेडिसिन, मेन इंडिकेटेड मेडिसिन है। एक और मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि यदि एपिस्टेक्सिस के साथ इचिंग है, इचिंग के साथ एपिस्टेक्सिस है कहीं पर भी तो अर्जेंटम मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, बेल और कार्बोवेज, कालीबाइक्रोम एंड रस्टॉक्स। यदि इचिंग के बाद उसको, ये तो हो गई मेडिसिन इचिंग के साथ यदि हो रहा हो, यदि इचिंग के बाद उसको पेशेंट बोलता है कि पहले इचिंग थी उसके बाद उसको नाक से खून आने की बीमारी हुई है तो अमोनियम म्यूर। और यदि इचिंग फॉलोड बाय इचिंग है तो हाइड्रेस्टिस मेन मेडिसिन आएगी। लिफ्टिंग एग्रावेशन है तो रेस्टॉक्स, लेटा हुआ पेशेंट है और हो जाता है पूरा एंड पल्सिटिला। मीजल्स के केस हैं यदि उस समय एपिस्टेक्सिस हो रही है तो एकोनाइट, ब्राइनिया, इपिकाक, पल्स, सेबेडिला, जिसमें इपिकाक, पल्स और सेबेडिला मेन ग्रेड मेडिसिन है। बिफोर मेंसेस बेरेटाकार्ब, इपिकाक, लेकेसिस, नेट्रम सल्फ, नक्स, पल्स, सल्फर, वेरेट्रम और ब्रिन्नम। ड्यूरिंग मेंसेस एम्ब्राग्रेशिया, ब्राइनिया, फेरम, ग्रेफाइटिस, हेमामिलिस, लेकेसिस, नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ, पल्स, सीपिया, सल्फर एंड बेरेट्रम, जिसमें सीपिया, पल्स, नेट्रम कार्ब, लेकेसिस मेन मेडिसिन है। यदि फ्लो इंटरमिटेंट हो और उस समय एपिस्टेक्सिस हो रहा हो तो यूपियोन हमारी फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन होती है। फ्लो यदि प्रोफ्यूज है उस समय ब्लीडिंग हो तो एकोनाइट, एम्ब्राग्रेशिया, कैलकिरिया का क्रोकस, मेलिलोटस एंड सीपाइना। स्केंटी फ्लो के साथ है ब्राइनिया, ग्रेफाइटिस, फॉस्फोरस, पल्स, सिकेल एंड सीपिया। यदि पीरियड्स के बाद, मेंसेस के बाद उसको ब्लीडिंग हो रही हो तो सल्फर। यदि इन स्टेट ऑफ मेंसेस है मतलब विकेरियस मेंस्ट्रुएशन यदि है तो एपिस, ब्राइनिया, कार्बोएनामिलिस, कैमोमिला, तलकामारा, यूपियोन, फेरम, ग्रेफाइटिस, हेमामिलिस, लेकेसिस, लाइको, फॉस्फोरस, पल्स, सिनेकुला और सैलिशिया के लिए हम सोचते हैं। यदि पेशेंट बोले कि सप्रेस्ड हो गया है मेंसेस उसके बाद उसके साथ उसको ब्लीडिंग हुए तो एकोनाइन, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैक्टस, कैलकिरिया, कोनियम, क्रोकस, जेल्सीमियम, हेमामिलिस, हायोसाइमस, काली आयोड, लेकेसिस, नाइट्रिक एसिड, ओलियम जेकारस, फॉस्फोरस, पल्स, रस्टॉक, सेबिना, सेनेकुला, सीपिया, जिसमें की मेन मेडिसिन हमारी आती है काली आयोड, लेकेसिस और सीपिया और सेनेकुला, सेबिना, ये मेन मेडिसिन हमारी निकलती है। इसी तरीके से कुछ सिम्टम है मोशन एग्रावेशन, कार्बोवेज, रस्टॉक्स। यदि पेशेंट बच्चे को दूध पिला रही है, नर्सिंग द चाइल्ड वाइल है वाइपेरा। ओल्ड पीपल में अगेरिकस, कार्बोवेज, चाइना, फेरम, फॉस, हेमामिलिस, सिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरेट्रम, जिसमें सिकल मेन मेडिसिन है। ऊजिंग ऑफ ब्लड है यदि पेशेंट को पता नहीं चलता है और ऊज कर जाता है, एलोज, क्रोटन हॉरिडस, हेमामिलिस। ओवर हीटेड से यदि हो रहा है सीपिया एंड थूजा विथ पेल फेस, कार्बोवेज। पीरियोडिक है हर कुछ समय, हर थोड़े समय के बाद यदि उसको हो रहा है तो कार्बोवेज, चाइना, क्रोकस, कालीकार्ब एंड पल्सिटिला।
परसिस्टेंट नोज ब्लीड है कार्बोवेज, क्रोकस, प्रोटम हॉरिडस, फेरम, लीडम, मिलिपोलियम, म्यूरेटिक एसिड, फास्फोरस एंड सल्फर, जिसमें फास्फोरस को सबसे ज्यादा ग्रेड दिया गया है। इसी तरीके से एक और सिम्टम बहुत अच्छा मिलता है कि पर्सपिरेशन है यदि उसके साथ एपिस्टेक्सिस है तो मेन मेडिसिन है हमारी फास्फोरस। सेकंड मेन मेडिसिन आती है ब्राइनिया, कॉस्टिकम, कोनियम, नक्स, ओपियम, टेरेक्सियम और थूजा, जिसमें कि बाकी के सारे सिम्टम हमको मिलेंगे। यदि यही पर्सपिरेशन फोरहेड पे पेशेंट स्पेसिफिक बताता है कि सिर पे पसीना आए, फोरहेड पे पसीना आ रहा है, उसके साथ उसको एपिस्टेक्सिस है, तो हमारी सिंगल मेडिसिन होती है क्रोटन हॉरिडस। प्लीथोरिक पेशेंट्स में एकोनाइट और नक्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि ब्लीडिंग है तो क्रोकस और सीपिया। पूरी प्रेगनेंसी में यदि ऑन ऑफ ब्लीडिंग की हिस्ट्री है हेमामिलिस। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है कैप्टस एंड हेमामिलिस। परप्यूरा हेमरेजिका यदि है तो क्रोटम हॉरिडस, हेमामिलिस, लेकेसिस, फास्फोरस, रस्टॉक्स। रबिंग आफ्टर है फास्फोरस, विद सलाइवेशन है आयोसिमस, और उसको लगे पेशेंट को कि नाक से खून निकलने वाला है तो इस तरीके के सेंसेशन यदि दे पेशेंट तो सिना, लैक्टिक एसिड, क्यूप्रमेंट, लिनियम टेक, मेलिलोटस और फाइसोस्टिग्मा होता है। पेशेंट से ये जब हम केस स्टिकिंग करते हैं और हमको ये पता चलता है कि सिंगिंग आफ्टर यदि है, यदि गाना गाने के बाद उसको ब्लीडिंग होती है एपिस्टेक्सिस की, तो हिपरसल सिंगल मेडिसिन। ड्यूरिंग स्लीप बेलाडोना फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन होती है। बोविस्टा, ब्राइनिया, ग्राफाइटिस, मर्कसोल, मर्कर, सल्फर, नेट्रमसल, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, पल्स, सल्फर और वेरेट्रम। पेशेंट बोलता है कि एपिस्टेक्सिस है, साथ में उसको स्मेल आना बंद हो जाती है, किसी भी चीज की स्मेल नहीं पता चलती है, एपिका। स्नीजिंग के साथ यदि एपिस्टेक्सिस है अमोनियम कार्ब, बैप्टिशिया, बोविस्टा, कोनियम, फेरमफॉस, इंडिगो, मैग्नीशिया कार्ब, रूमेक्स, सेबेडेला। स्नीजिंग के बाद यदि उसको होता है जिंकम। विथ स्पास एपिस्टेक्सिस पॉस्टिकम एंड मॉस्कस। स्प्रिंग में कोनियम, स्टैंडिंग एग्रावेशन, सल्फर एंड स्टूल के साथ यदि मोशन पास करते समय है कार्बोवेज, कॉफिया, फास्फोरस, रस्टॉक्स। स्टूल स्ट्रेनिंग एट है कॉफिया, फास्फोरस, रस्टॉक्स। स्टूल के बाद है कार्बोवेज। इसी तरीके से स्टूपिंग ऑन रोसेरा, फेरम, नेट्रोम्योर। बात करते करते यदि ब्लीड करता है, नेजल ब्लीडिंग होती है तो लेकेनियम। जरा से भी टच से यदि ब्लीडिंग करता है तो सिक्रूटा, इंडिगो, सिकलकर, सीपिया। वर्टिगो के साथ है तो एंटीम्क्रूड, बेलाडोना, बोरेक्स, बोविस्टा, ब्राइनिया, कार्बोएनामिलिस, सिकल। वर्टिगो के पहले है कार्बोवेज, वर्टिगो के बाद भी कार्बोएनामिलिस आता है। लॉस ऑफ विजन यदि होता है तो इंडिगो और ऑक्जेलिक एसिड है। विथ वॉमिटिंग ऑक्जेलिक एसिड एंड सारसापिरिला। आफ्टर वॉमिटिंग आर्सेनिक इज द मेन मेडिसिन। वॉकिंग वाइल इलेप्स कर ओपन एयर में यदि वॉक कर रहा है पेशेंट और फिर होता है तो ब्राइनिया, लाइको एंड नेट्रमकार हमारी मेडिसिन आती है। इसी तरीके से एक मिनट, हाँ, स्टूपिंग ऑन में है, वार्म ऑन बिकमिंग वार्म में है, यदि गर्मी लग गई है उसको तो फिर हो रहा है कार्बोवेज। वार्म रूम में है पल्सिटिला एंड सीपिया। चेहरा धोने पर है अमोनियम कार, मेम्ब्राग्रेशिया, कालीकार, कालीबाइक्रोम, फास्फोरस, टेरेंटुला। पैर धोने से यदि एपिस्टेक्सिस हो रही है, पेशेंट बताए कि मैंने जब पैर धोए उसके बाद होता है तो कार्बोवेज। हाथ धोने से यदि है अमोनियम कार, विथ वाटरी डिस्चार्ज अगेरिकस। उसके बाद वीपिंग वाइल है नाइट्रिक एसिड। फ्रॉम गेटिंग वेट भीग जाए पेशेंट, डलका मारा, पल्सिटिला, रस्टॉक्स। वाइन के बाद आर्सेनिक। यंग वुमेन में हमारी सबसे मेन मेडिसिन होती है फास्फोरस और सिकलकर। वूपिंग कफ के लिए आर्निका, ब्राइनिया, सिना, क्रोटन हॉरिडस और ड्रोसेरा एंड लीडम, मर्कसोल, म्यूरेटिक एसिड, नक्स, स्पॉन्जिया, स्ट्रामोनियम। और यदि वूपिंग कफ का पैरोक्सिस्म हो चुका है उसके बाद यदि एपिस्टेक्सिस है तो सिना और इंडिगो हमारी मेन मेडिसिन होती है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी मेडिसिन देखी। चूंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी मेरी तो बिना स्क्रीन के ही मुझे अपना टॉपिक डिस्कस करना पड़ा आप लोगों के साथ। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जिस पे हम यदि रिपरेशन करते हैं और वो हमारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती हैं, उसको हम टोटलिटी के बाद एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मुझे आज भी याद आता है कि मेरा एक पेशेंट हुआ करता था, छोटी बच्ची थी, लगभग 10 साल के आसपास की, साल भर पुरानी बात बता रही हूँ मैं।
मेरे पास आती थी, वो उसकी मदर बोलती थी इसको जब कभी भी नेजल ब्लीडिंग हो जाती है, और उसको केवल सिम्टम ये होता था कि नेजल ब्लीड, एक मिनट, नेजल ब्लीडिंग होती है, और नेजल ब्लीडिंग के साथ उस पेशेंट की जब मैंने हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री में मुझे सिर्फ ये मिलता था कि नेजल ब्लीडिंग होती थी उस बच्ची को बार बार, एज उसकी थी 10-11 साल के आसपास की, और जब वो शुरू से बच्चा पैदा हुआ था तब से उसकी मदर हिस्ट्री लेने पे पता चला, एक तो कॉन्स्टिपेशन रहता था, बच्चे का नेचर बहुत जॉली टाइप का था, काफी हंसी मजाक करती थी बच्ची, काफी ज्यादा घुलनसार थी, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो सारी मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी मैं नहीं निकाल पा रही थी, फिर बाद में मेरे को नजर आई, कांस्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्रोकस जो मेडिसिन होती है उसमें कहीं ना कहीं हमको ये मिलता है, तो उसके आधार पे केवल कांस्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आईज के आधार पे जब मैंने उसको क्रोकस दी, 30 में दी थी 1 महीने के लिए, उसके बाद मुझे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। केस बताने की वजह मेरी ये थी यहाँ पर कि जब हम उसके सारे सिम्टम लेंगे और टोटलिटी पे आधार पे यदि हम रिपर्टाइजेशन करते हैं, तो हमको कोई ना कोई एक मेडिसिन ऐसी जरूर आ जाती है जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हाँ, थैंक यू मैडम। बिल्कुल। हाँ थैंक यू बिल्कुल मैडम, सही। काफी हम लोग का समय थोड़ा सा आप हो गया है। आपका प्रेजेंटेशन आप अच्छा हमारा था, टाइम काफी भी करते लेट शुरू हुआ है, लेकिन ठीक है। हम लोग सुने हैं कुछ अच्छा, और बहुत अच्छा जानकारी मिला है। और चूंकि सेशन का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं दीपमाला जी को कहूंगा हैं। कि आप यस यस। थैंक यू। हाँ डॉक्टर थैंक यू मैम। निधि जनक जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में लेक्चर देने के लिए। हाँ थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा आपका सेशन हुआ है। इसमें मैं भी 1 मिनट ऐड करना चाहूंगी कि मैंने भी एक पेशेंट को 6 साल हो गए, और वो 6-7 साल से उसका भी एपिटैक्सिस का ही प्रॉब्लम था, नोज ब्लीडिंग हो रहा था। मैंने भी रिपर्टाइज करके सिंगल मेडिसिन फास्फोरस 200 दिया था, और 6 साल अभी तक हो चुके हैं, उससे दोबारा फिर से कभी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल वो 1 डोज में ही ठीक हो गया, नेक्स्ट डे ही उसका कंप्लेन आ गया था कि बिल्कुल सही हो गया, इतने टाइम से था। तो मैंने भी रिपर्टाइजेशन करके मैंने सिंगल फास्फोरस 200 1 डोज दिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो थैंक यू निधि मैम, बहुत ही अच्छा आपका सेशन था। ऐसे ही आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम।